टू एवरीवन एपी टीचिंग क्लासेस। मैं अरुणा चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। तो वेलकम है सभी का। आप आए हैं चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीडीपी साइकोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2011 का, जिसमें कि ये सीटेट सेकंड लेवल का क्वेश्चन है 6 to 8 लेवल का। तो जितने भी टीचिंग से एग्जाम आपके एग्जाम होते हैं टीचिंग से रिलेटेड, जैसे सीटेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट, DEET+B और TGT PGT, तो ये इनमें इक्वली हेल्प करता है, क्योंकि सीडीपी के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो साइकोलॉजी और पैडागोजिकली यहीं से मतलब उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो आज डिस्कस करेंगे 2011 का ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ कि 30 क्वेश्चन है सीडीपी के पार्ट से, तो हर एक क्वेश्चन आपको जो है अच्छे लेवल का यहाँ पर आपको मतलब अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे पियाजे की थ्योरी से है। आप जैसे भी जितने भी सिद्धांत पढ़ते हो, जिसमें पियाजे का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की का सिद्धांत है, और बात करें कि कोहलबर्ग का सिद्धांत है, तो इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी थ्योरी को आप अच्छे से क्लियर करके रखें। तो इसके लिए आप वीडियो भी वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। तो यहाँ पर जैसे कि पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, तो 4 अवस्थाओं में से आप सभी जानते हैं पहले होती है जो जिसे हम सेंसोरी मोटर स्टेज बोलते हैं, ठीक है, जिसका जो पीरियड होता है वो 2 वर्ष तक का होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जन्म से 2 वर्ष तक की जब आयु होती है बच्चे की, तो उस दौरान बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है। तो सीखने का उसका जो तरीका होता है, अमूर्त तरीके से, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग से, इंद्रियों के प्रयोग से, या फिर निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा इंद्रियों के माध्यम से, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेज होती है वो होती है सेंसोरी मोटर स्टेज, उसे बोलते हैं सेंसोरी मोटर स्टेज। इसका पीरियड होता है कितना, जन्म से, जिसे हम 0 मानेंगे, जन्म से 2 वर्ष। और यहाँ पर जो बच्चा चीज़ों को सीखता है, अपनी मम्मा को देखेगा, वो चीज़ों को टच करेगा, अपनी मम्मा की स्किन को, किसी भी बॉल या कुछ भी उसके सामने जो रखा है, जो इसकी जैसे कि इंद्रियां क्या होती है, अपना जो त्वचा होती है, आँख होती है, कान होती है, जीभ होती है, ठीक है। तो यही तो इंद्रियां होती हैं, कान होते हैं। तो जैसे कि उसके आसपास में कोई आवाज़ होगी, तो इस तरीके से मतलब वो चीज़ों को भापेगा, अपनी मम्मा की आवाज़ को, अपनी मम्मा की जो स्मेल होती है उसको सूंघ कर मतलब वो फील कर जाता है कि मैं अपनी मम्मा की गोद में हूँ कि नहीं हूँ। तो वो जो सीखता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। सामाजिकरण यानी कि सोशलाइजेशन, यानी कि समाज में घुलना मिलना, दोस्त बनाना, व्यवहार बनाना, ठीक है। तो सबसे अधिक या फिर जटिल जो होता है, एक कॉम्प्लेक्स भरा जो होता है, ठीक है, तो कौन सी अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर पूरे जीवन में, या फिर किशोर अवस्था। तो सबसे ज्यादा जो जटिल कॉम्प्लेक्स आते हैं वो आते हैं किशोर अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर जो दोस्ती होती है ना, वो दोस्ती का जो बेस होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है। और जो बच्चे होते हैं, एडल्ट बच्चे होते हैं, वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होते हैं अपनी दोस्ती में, लेकिन दोस्ती छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। किसी कारण से अगर उनकी दोस्ती टूटती है तो बहुत ही ज्यादा जटिल और गहन माना जाता है, और उनके लिए बहुत ज्यादा सीरियस बात हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आनुवंशिकता को निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स है। आनुवंशिकता जिसे आप हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है, हेरिडिटी बोलेंगे या फिर जैविकता बोलेंगे। तो आनुवंशिकता को फिल इन द ब्लैंक्स है सामाजिक संरचना माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आनुवंशिकता है उसे किस प्रकार की सामाजिक संरचना हम मानेंगे, मूवेबल मानेंगे, या फिर स्टेबल मानेंगे, या फिर प्राइमरी मानेंगे, या फिर सेकेंडरी मानेंगे। तो कैसे मानेंगे, तो सीधी सी बात है, जो हमें जन्म से चीजें प्राप्त होती है, हमारी आंखों का कलर, हमारे बालों का कलर, हमारी स्किन का कलर, ठीक है, या फिर हमारा जो फेस फीचर्स होते हैं वो क्या चेंज हो जाते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। हमारी जो बौद्धिकता होती है क्या, वो कभी चेंज हो जाती है। जिसको जितनी बुद्धि भगवान ने दी है उसको उतनी ही बुद्धि रहती है, ठीक है। तो ये क्या कभी चेंज हो जाती है, तो ये चीजें कभी चेंज नहीं होती, इसीलिए क्या हो जाता है, परमानेंट यानी कि स्थिर होता है।
ठीक है। मूवेबल नहीं होता है, मूवेबल इन्वायरमेंट से मिली चीजें होती है, आनुवंशिकता से मिली चीजें नहीं होती है। ठीक है। बात करें फोर्थ क्वेश्चन की, कि सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंधित है। जो सीखने के सिद्धांत हम पढ़ते हैं, सीखने के सिद्धांतों में हम व्यवहारवादियों के सिद्धांत पढ़ते हैं, हम संज्ञानवादियों के सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है। उसमें हम गेस्टाल्ट वादियों के सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक। तो सीखने के सिद्धांत में जो वह सिद्धांत कौन सा है जो पूर्ण रूप से केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। यानी कि बच्चे को क्या है, बच्चा जो सीखता है, कौन सा सिद्धांत ऐसा कहता है कि जो बच्चा सीखता है वो अवलोकन के माध्यम से सीखता है, यानी कि वो ऑब्जर्व करता है चीजों को और वो खुद एक तरह से मतलब कह सकते हैं कि मतलब चीजों को अवलोकन या फिर कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो वो कौन सा जो है सिद्धांत है, तो ऐसा सिद्धांत है संज्ञानवादी। कौन सा सिद्धांत है? संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादी ये मानते हैं कि बच्चा जो होता है वो उसके सामने जो चीजें होती हैं उनको ऑब्जर्व करता है, उसके आधार पर चीजों को सीखता है। अभ्यास के द्वारा नहीं सीखता, व्यवहार के द्वारा नहीं सीखता, रचना के द्वारा नहीं सीखता। ठीक है। तो ये मानते हैं कौन? संज्ञानवादी, जिसमें कि एक तरह से हम कहेंगे कि हमारे जो संज्ञानवादियों में जीन पियाजे भी हैं। ठीक है। बात करें हमारे कोहलबर्ग भी हैं, तो उनका ऐसा मानना होता है। बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा, हाँ यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि संज्ञानवादियों में जितने भी गेस्टाल्टवादी हैं उनको भी संज्ञानवादी ही कहते हैं। अब आपका थोड़ा कंफ्यूजन ये होगा कि इसी में से जो जीन पियाजे मैंने कहा है संज्ञानवादी है, वो साथ ही साथ रचनावादी भी है। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये होता ना कि कौन सा सिद्धांत ये कहता है कि बच्चे जो है अपनी सोच का निर्माण खुद करते हैं दुनिया के बारे में, या फिर अपने सिद्धांतों का निर्माण खुद करते हैं दुनिया के बारे में, तब हमारा आंसर रचनावादी हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है कि अवलोकनीय व्यवहार के आधार पर मतलब सीखते हैं, तो तब हमारा आंसर संज्ञानवादी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संज्ञानवादियों में सभी के सभी जो है गेस्टाल्टवादी भी आते हैं, जैसे कोहलर, जैसे कर्ट लेविन, जैसे कोफका। ठीक है, ये सब आते हैं। साथ ही साथ पियाजे भी संज्ञानवादी में ही आते हैं। लेकिन इसी के साथ में पियाजे साथ ही साथ रचनावादी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पियाजे यहाँ पर रचनावादी भी है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश है किस तरीके से है। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर है 5 कि निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है। समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि जिस तरीके से जो भी टीचिंग कराई जाती है तो वो कौन सा बेटर तरीका है जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है। तो इसमें से 3 वे ऑप्शन होंगे जो जिनसे हमारी अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग से संबंधित अगर कोई नहीं है तो वो हमें इसमें ऑप्शन में देखना है। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों को एकांकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। जब हम चीजों को याद करने के लिए योग्य बच्चों को बनाते हैं तो बच्चे को इसका मतलब चीजें समझ में नहीं आई है, इसीलिए तो उनको याद करने के लिए दी है। तो समझ को विकसित करने, शिक्षण ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे की समझ विकसित हो, ना कि उसे याद करने के लिए देना पड़े। क्योंकि याद करना एक तरह से नेगेटिव माना जाता है, हम इसे सकारात्मक नहीं मानते। एजुकेशनल साइकोलॉजी याद करने को जो है प्रायोरिटी नहीं देती, उसको जो है एक तरह से नकारात्मक मानती है। कोई भी तथ्य ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चों को याद करना पड़े। वो कहाँ तक याद रखेगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी बनानी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 3 ऑप्शन एकदम सही है। बाकी हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेत बच्चों के लिए सही नहीं है। क्योंकि देखो जो मोटिवेशनल होता है वो दो तरीके का होता है। एक तो आप इंटरनली मोटिवेट होते हो आंतरिक रूप से, एक एक्सटर्नली मोटिवेट होते हो कि आपको दूसरे को देखकर आप प्रेरित हो रहे हो, अपने समाज में व्याप्त चीजों को देखकर प्रेरित हो रहे हो, या फिर किसी दूसरे के कहने से कुछ चीजें आपको समझ में आ रही हैं, आपको भी लग रहा है मुझे इस तरह की चीजें करनी चाहिए। तो
एक इंटरनली मोटिवेशन होता है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है। तो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। अगर हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चा है तो हम देखते हैं कि वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही बात। वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं, बिल्कुल। आप अगर खुद के मन से तैयार हो तो वो बिल्कुल आप ऐसा हमेशा करोगे, और आपको जो कार्य आपको दिया जाएगा तो उसमें आप आनंद भी प्राप्त करोगे। लेकिन आप हमेशा ही सफल हो जाओ अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड है, तो क्या ये बिल्कुल मतलब हमेशा ही सफल हो, क्या ये बिल्कुल मतलब होना तय है? ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपने भले ही कितना भी अच्छा प्रदर्शन किया हो, आप अपने कार्य को कितना भी अच्छा पसंद कर रहे हो, आप उसमें इंटरेस्ट आनंद ले रहे हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ही आप जीत जाओ, हर बार ही आप सफल हो जाओ। जो है मतलब विफल भी हो सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से बात करें कि जो एक्सटर्नल मोटिवेटेड बच्चा होता है तो वो क्या हमेशा ही जीत जाता है? वो भी हमेशा सफल नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। जितने भी उसकी कक्षा में बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, तो वो उनका चाहती है कि जो उनके पोटेंशियल है, जो उनकी योग्यताएं हैं, उनमें वो अचीवमेंट हासिल करें, ठीक है। वो उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो अगर प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की में वो उपलब्धि चाहती है, उनका अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, तो सीधी सी बात है, विशेष ध्यान के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना, उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती देना, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना, तनाव को नियंत्रित करना। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस अच्छा चाहती है, खासकर प्रतिभाशाली बच्चों का, तो उन्हें जो उनके समकक्षी है ना, उनसे अलग नहीं करना चाहिए। ये नकारात्मक हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बात करें कि ये सभी चीजें करनी चाहिए कि उनकी सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए, समृद्ध करने के लिए उन्हें चुनौती दो, ठीक है, ताकि बच्चा और ज्यादा प्रतिभाशाली बने, उसका परफॉर्मेंस अच्छा बने। गैर शैक्षणिक गतिविधियां भी उनको सिखानी चाहिए, और तनाव नियंत्रित करना सिखाना चाहिए कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई यानी कि जिसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, जिसमें बच्चा पढ़ने में प्रॉब्लम फील करता है। तो अगर कोई बच्चा प्रॉब्लम फील कर रहा है पढ़ने में, तो शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई, पठन गति और प्रवाह में कठिनाई। तो सीधी सी बात है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में प्रॉब्लम है तो विचारों को समझने में ही तो प्रॉब्लम नहीं है, उसे पढ़ने में प्रॉब्लम है, लेकिन उसको शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई नहीं है। बल्कि कठिनाई कहाँ है? अगर सुसंगत वर्तनी आ गई, जैसे कि वाज आ गया और एक साथ में सा आ गया, तो उसको इस तरह की जो सेम से वर्ड होते हैं, सुसंगत वर्तनी सेम वर्ड होते हैं, उनको समझने में कठिनाई होती है। वर्ण एवं शब्द पहचानने में कठिनाई होती है, ठीक है। पठन गति और प्रवाह में कठिनाई होती है। अगर वो इन शब्दों में प्रॉब्लम उसको फील हो रही तो वो पढ़ नहीं पाएगा, फ्लो में नहीं पढ़ पाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये तीनों प्रॉब्लम उसको आएगी, लेकिन बातों को समझने में उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिक्षार्थियों का आत्म नियम यानी कि जो सेल्फ कंट्रोल होता है, वो किसकी ओर संकेत करता है? जो शिक्षार्थियों का सेल्फ कंट्रोल होता है, जब अपने आत्म संयम वो अपने ऊपर कर लेते हैं, अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं, तो वो किसकी ओर संकेत करेगा? कि विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, या फिर स्वयं अनुशासन और नियंत्रण, या फिर अपने सीखने का स्वयं परीक्षण पर्यवेक्षण करने की उनकी योग्यता, विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना। तो वो उसमें हेल्प करेगा कि वो जितनी भी चीजें सीखते हैं, अपने सीखने का वो स्वयं पर्यवेक्षण करने में उनमें योग्यता को विकसित करता है। आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल अगर किसी के अंदर है बच्चे के, तो वो सीधी सी बात है, वो चीजों को समझेगा। क्योंकि अगर किसी के अंदर पेशेंस ही नहीं है अपने अपने आप को कंट्रोल करने का, तो वो उसे कुछ भी वो समझने की जो है कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई पेशेंस वाला बच्चा है, अपने आप को कंट्रोल किए बैठा है, सुन रहा है, सामने वाले की बात समझ रहा है, तो सीधी सी बात है, वो स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसमें योग्यता विकसित होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? जो सीखने के लक्षण होते हैं, अगर हम सीखने के लक्षणों की बात करें, तो उसमें से एक आपको ऐसा ढूंढना है जो उसका लक्षण नहीं है, ठीक।
तो सॉरी, पहला है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। जो व्यवहार हम करते हैं उसका अध्ययन होता है सीखना। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, भी ये भी बिल्कुल सही बात है। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए ये कह रहा है कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता है, बल्कि सीखने का जो सीखते हैं वो उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, ना कि व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार को सीखना अध्ययन नहीं कहते हैं, ठीक है। जो भी हम सीखते हैं उसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये लक्षण इसका नहीं है। बाकी अनधिगम यानी कि कुछ ना सीखना भी सीखने का हिस्सा होता है। जब हम कुछ नहीं सीख रहे होते तब भी कुछ ना कुछ जरूर मतलब सीख रहे होते, चाहे अपने विचारों के माध्यम से ही, सोच विचार के माध्यम से ही सीखो। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सीधी सी बात है, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती है, उसको एडजस्ट करती है। सीखना, कुछ भी आप सीखोगे तो कुछ ऐसी चीज जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, बिल्कुल सही बात है। जब भी कुछ घटित होता है तभी आप उससे कुछ ना कुछ नया सीखते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सिद्धांत के रूप में रचनावाद। सिद्धांत के रूप में जो रचनावाद है, जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, रचनावाद, तो सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। शिक्षक की जो प्रभुत्वशाली भूमिका पर है उस पर बल देता है। अनुकरण यानी कि फॉलो करने की भूमिका पर केंद्रित है, या फिर दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका निभाता है। तो सीधी सी बात है, निर्माणवादी रचनावादी ये कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया के बारे में अपना जो दृष्टिकोण है वो निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है ना। मैं पहले भी इस क्वेश्चन को आपको समझा चुकी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में ही, कि जो रचनावादी होते हैं उनका मानना ये होता है। अगर याद करने की बात आई, ये नकारात्मक होता है, ये कोई भी सिद्धांत नहीं मानता। और प्रभुत्वशाली भूमिका किसकी, शिक्षक की, ये भी हमेशा नकारात्मक होता है, इसे भी कोई सिद्धांत नहीं मानेगा। अनुकरण भी एक अच्छी मतलब जो है प्रक्रिया नहीं है, किसी मतलब टीचर को फॉलो करना या फिर किसी भी चीज को फॉलो करना, ठीक है। तो अनुकरण भी पॉजिटिव नहीं माना जाता, नेगेटिव है। ये इस तरह की टर्म पर आपको काम करना चाहिए, इससे आपके नंबर पक्के होंगे। इन्हें आप कीवर्ड के रूप में यूज करना, इन्हें समझना, ऑप्शन में ढूंढा करो कि कहाँ पर नेगेटिव आपको जो है टर्म दिखाई दे रहा है, उसी के आधार पर आप अपना आंसर लेना सीख जाओ, ठीक। तो जहां पर ये आपको नेगेटिव दिखे तो इन्हें तुरंत कट किया करो, क्योंकि ये हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। लेकिन क्वेश्चन में ये जरूर देख लिया करो कि क्वेश्चन में क्या जुड़ा हुआ है, नहीं पूछा है या फिर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है या फिर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो वो जरूर ध्यान दिया करो उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर है 12 कि सर्जनात्मक विद्यार्थी वह है जो परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने के योग्य है, पार्श्व लेटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, और ड्राइंग या पेंटिंग में बहुत विलक्षण है या फिर बहुत बुद्धिमान है। देखो, सर्जनात्मक जो बच्चा होता है ना, जरूरी नहीं कि बहुत बुद्धिमान बच्चा ही सर्जनात्मक हो, जरूरी नहीं कि सर्जनात्मक है तो हर बार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करे, जरूरी नहीं है कि वो सृजनात्मक है तो वो ड्राइंग और पेंटिंग ही बहुत अच्छी बनाएगा। उसकी सृजनात्मकता किसी भी चीज में हो सकती है, किसी भी चीज में वो नए विचार जनरेट करने में सक्षम होता है। वो कह सकते हैं कि समस्याओं का समाधान खोजने में, एक नए चिंतन को मतलब पार्श्व लेटर चिंतन और समस्या समाधान में बहुत अच्छा वो होता है। जो 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 जिसकी क्रिएटिव सोच होती है, जो बच्चा सृजनात्मक सोच वाला होता है, तो आपने ये देखा होगा कई बार कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनसे आप कोई उम्मीद नहीं लगाते, लेकिन वो ऐसे ऐसे आइडियाज आपको सुझा देते हैं कि आप भी खुद नहीं उसको सोच सकते। अचानक से मतलब इस तरह के जो आइडियाज वो निकाल के लाता है। मुझे याद है कि 11th क्लास को मैं पढ़ा रही थी, तो उसमें क्या हुआ एक बार कि मैंने उनको पेड़ पत्तियों से संबंधित कुछ मतलब एक टास्क दिया बनाने के लिए, ताकि अपने स्टाफ रूम में या फिर कहीं पर भी हम उसको रख सकें। तो एक बच्चे ने, तो बहुत से बच्चों ने कुछ भी मतलब उल्टा सीधा बनाया, लेकिन एक बच्चा जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसकी ड्राइंग पेंटिंग कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन
वो ज्यादा बुद्धिमान भी नहीं था, लेकिन उसने जो एक तरह का मतलब जो एक प्रोडक्ट बनाया, वो मतलब उसको सोच भी नहीं सकते थे कोई। उसने मिट्टी का ही पोट बनाकर उसमें इस तरीके की डिजाइन की वायर वगैरह जो, और एल्यूमिनियम की मतलब जो जो यूजलेस होते हैं, ठीक है, तो उन यूजलेस चीजों से मतलब इतना अच्छा बना दिया कि एक बार को तो हम ये सोच सकते हैं कि चलो ठीक है नॉर्मल सी चीजें इससे बन सकती है, लेकिन उसमें जो बनाने का उसका तरीका था वो बहुत ही उम्दा था। तो मेरे पास पिक्चर होती तो मैं जरूर ऐड करती, ठीक, लेकिन अभी ज्ञान नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही सृजनात्मकता जो होती है कि जरूरी नहीं कितने मतलब उसमें वो अच्छे अंक लाए या फिर वो ज्यादा बुद्धिमान है, नहीं, ये किसी के भी बच्चे के अंदर हो सकती है, पिछड़े बच्चे के अंदर भी हो सकती है, ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे के अंदर भी हो सकती है, किसी भी सृजनात्मकता का कोई कोई लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो अवधारणाओं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। जो अवधारणाएं होते हैं, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। तो सीधी सी बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो शरीर का हिस्सा तो नहीं होते हैं, समाज का हिस्सा नहीं होते हैं, संवेग से जुड़ा नहीं होता है, तो किससे संबंधित होता है, हमारी बुद्धि से, हमारे बौद्धिक विकास से संबंधित होता है। जितने भी हम कॉन्सेप्ट से संबंधित कंफ्यूजन को दूर करते हैं, तो सीधी सी बात है, कंफ्यूजन दूर अगर होते हैं तो उससे हमारे विकास किस प्रकार का होता है, बौद्धिक विकास होता है ना, हमारी जो है बौद्धिकता अच्छी बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न क्यों है, विकास क्रम की वजह से, कि उनकी विकास क्रम मतलब आगे पीछे चलता है, या फिर विकास की सामान्य क्षमता, कि किसी की जो है सामान्य, किसी की विकास की क्षमता कुछ है तो किसी की कुछ है, बुद्धि एवं विकास के सिद्धांत, किसी की बुद्धि जो है ज्यादा है तो वो जल्दी विकास कर लेता है, किसी की कम है तो कम विकास करता है, क्या इसके पीछे ये रीजन है, या फिर विकास दर, ये इसका जो रीजन है वो है विकास दर, यानी कि किसी का विकास किसी दर से हो रहा है, तो कि दूसरे ही बच्चे का विकास एक दूसरी दर से हो रहा है। आप ये देखोगे कि मोहल्ले में कई बार ये होता है कि दोनों बच्चे साथ में पैदा हुए हैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई दो बच्चे जनवरी में पैदा हुए, दोनों का जन्म जनवरी का है, एक को तो आप देखोगे कि 10 ही महीने में जो है हुडसा हो जाता है, मतलब इतना बड़ा सा लंबा तकड़ा हो जाएगा, ठीक है, 10 महीने का बच्चा हट्टा कट्टा। दूसरे का बच्चा आप देखोगे कि ना वेट है, ना हाइट है, ना वो ग्रोथ कर रहा है, उसका जो मतलब चीजें है वो इतना मतलब, दूसरा बच्चा तो 11 महीने या फिर 1 साल में चलना भी शुरू कर दिया, वो जो पहला बच्चा है वो अभी सही से बैठ भी नहीं पा रहा है। तो ये होता है विकास दर, इसके पीछे कारण होता है विकास दर का। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उसका जो कारण होता है वो होता है विकास दर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन कहने का मतलब यह है कि जो उसका डेवलपमेंट होता है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट, उसका सोशल डेवलपमेंट, उसका जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक, तो साथ ही साथ उसका जो है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, तो इतने उसका जो कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो एक उसकी आवश्यकता है कि नहीं है, तो वह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, बिल्कुल है। क्यों, यहाँ पर हम देखेंगे सही है क्योंकि विकास क्रम शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित है, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों से किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं होता, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। देखो ना तो व्यक्तिगत मामला है, गलत तो ये बिल्कुल भी नहीं है, सही है। और सही क्यों है, क्योंकि जो विकास है, शारीरिक विकास ही हम बात कर रहे हैं, तो विकास के अन्य पक्षों से अंतर संबंधित होता है। एक बच्चा बुद्धिमान भी बहुत हो गया, एक बच्चा सोशल भी बहुत है, एक बच्चा संवेगात्मक रूप से भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी हाइट यानी कि शारीरिक रूप से बहुत कमजोर रह गया, और कह सकते हैं कि उसकी हाइट बहुत कम गई है। तो हाइट बहुत कम गई कि जो उसका शारीरिक विकास है वो कम रह गया, तो ये अन्य विकास भी उसको प्रभावित करेंगे, उसको समाज में उसके कम दोस्त बनेंगे, अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे, उसका जो है संवेग हमेशा वो कुंठा में रहेगा कि बाकी लोग कितने लंबे लंबे हैं, मेरी हाइट कम है। उसका जो है बौद्धिक विकास, उसको ये लगेगा कि जो है बौद्धिक विकास भी इसलिए प्रभावित होगा क्योंकि सोशल विकास और इमोशनली वो अपने आप को इफेक्टिव रहेगा, और उसकी बुद्धि सही चीजों में नहीं लग पाएगी, ठीक है। तो इस वजह से अन्य विकास भी उसके प्रभावित होंगे। इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। इरफान है,
उसको एक बच्चा एक तरह से एक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो किसी खिलौने को अगर एज इट इज उसे खेल नहीं रहा है, रख रहा है, तो सीधी सी बात है अब बच्चा कुछ भी नया नहीं सीखेगा। अगर बच्चा उस खिलौने को तोड़ रहा है और उसे तोड़कर उसके पुर्जे अलग अलग कर रहा है, वो ये देखना चाहता है कि कौन सा पुर्जा कहाँ जुड़ा हुआ है, तो सीधी सी बात है, अच्छी बात है। तो आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि जो बच्चा अगर जिज्ञासु है तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में आप संचारित करेंगे, ये आपका काम होगा। ठीक है, बात करें कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। जो बच्चे के विकास के सिद्धांत है कि बच्चा जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से बच्चा एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न क्यों होता है, विकास निरंतर चलता है। ठीक है, और विकास जो है शारीरिक रूप में भी दो तरह से, एक सेफेलोपोडल, एक जो है प्रोक्सिमोडिस्टियल सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, तो इन जो ये जितने भी विकास के सिद्धांत हैं इनको समझना एक शिक्षक अगर इनको समझता है तो वो एक शिक्षक की किस प्रकार से मदद करेंगे। तो शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। देखो, बच्चा कितना भी आर्थिक रूप से मजबूत है, कमजोर है, इससे कोई मतलब नहीं है। बच्चा किस समाज से आ रहा है, इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। हमें अगर विकास के सिद्धांत पढ़ने के बाद में कुछ हेल्प मिलती है एज ए टीचर, तो वो इसमें मिलती है कि हम ये जानते हैं कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से भिन्न होता है, इसीलिए उसकी जो सीखने की दर होती है वो भी कम होगी। वो इसलिए तो मदद होगी कि हमें मदद मिलेगी कि शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, यानी कि हमें जो टीचिंग लर्निंग जो स्टाइल है वो भी अलग डिफरेंट तरीके के रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है। इसका अर्थ है प्रत्येक विद्यार्थी अपने आप में यूनिक है, विशिष्ट है। तो इसका अर्थ क्या है कि सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम संभव नहीं है। एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। कोई दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती, न ही उसके लक्ष्य समान होते। तो अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट है, स्वयं में विशिष्ट है, यूनिक है, तो इसका मतलब यह है कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। सीधी सी बात है, विशिष्ट है, यूनिक है, तो एक समान कैसे हो सकते हैं? हर एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। अगर आपको ये लाइन दी दी गई है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि पुरुष जो है स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान है, तो इससे क्या प्रदर्शित होता है? ये कथन मतलब क्या आपको बता रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, सही है, सही हो सकता है। तो सीधी सी बात है, इससे हमें जेंडर बायस यानी कि लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित हो रहा है, यानी कि यहाँ पर जेंडर को लेकर डिफरेंस किया जा रहा है। जो पुरानी मान्यता है, जो रूढ़िवादी मान्यता है कि पुरुष जो है बुद्धिमान होते हैं, पुरुष जो है मतलब पुरुष को ही पढ़ाना चाहिए, स्त्री को नहीं पढ़ाना चाहिए। आज तो बड़ा मुद्दा बन गया है ये इसका, ज्योति मौर्य का, क्योंकि इसने एक ऐसा एग्जाम्पल समाज में सेट कर दिया है कि अगर आप अपनी वाइफ को पढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है उसमें आप ही का मतलब कहीं ना कहीं रिस्क है। बहुत सी मतलब लोगों ने अपनी वाइफ को, जैसे कि खान सर ने भी बताया, 92 बीएससी महिलाओं को उन्होंने वापस बुला लिया है बीएससी की तैयारी से। ठीक है, बीपीएससी की तैयारी से उन्होंने जो है मतलब वापस बुला लिया। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से गलत है। और ये ये जो घटना हो रही है ये भी जो है लैंगिक पूर्वाग्रह को ही प्रदर्शित कर रही है। यानी कि एक लड़की की गलती से पूरे समाज की लड़कियों को जो है सजा दी जा रही है। अगर यही गलती कोई पुरुष कर देता तो उसका, मैं दावे के साथ, आप भी जानते हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि उसकी बात तक कहीं लीक होती, कोई भी नहीं। और ऐसे बहुत से केस है जो अभी भी उजागर नहीं हुए हैं, कोई भी एग्जाम्पल नहीं दे रहा। लेकिन एक लड़की ने ऐसी गलती की है तो पूरे समाज, पूरे भारत समाज उसको जो है गाली दे रहा है, एक तरह से उसको मतलब ये दिखा रहा है कि तुमने मतलब कितना बड़ा तुम। हाँ, एक गलती मैं भी मानती हूँ उसकी, तो उसकी गलती ये है कि उसे केस नहीं करना चाहिए था, अपना जो है शादी से जिस तरीके से भी समझौता हो रहा था वो कर सकती थी। खैर,
वो अपना मुद्दा है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आता है कि क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। जो क्रिस्टीना है, एक टीचर का नाम है, तो वो अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण यानी कि पिकनिक पर ले गई, पिकनिक टूर पर ले गई, ठीक है। जो हमारे जो स्कूल के टूर जाते हैं क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यानी कि वहां पर टूर पर जितनी भी चीजें हुई तो वो क्या था, कैसे थे, आपको क्या क्या लगा, क्या क्या आपने नोटिस किया, नाम पूछती है जगहों के, ठीक है। तो वो डिस्कस करती है भ्रमण पर। तो यह किस ओर संकेत करता है? तो सीधी सी बात है, वो इवेल्युएशन कर रही है, आंक रही है कि बच्चों ने कितना सीखा, ठीक है। तो सीखना का जो आकलन होता है ना, वो भी कई तरीके का होता है। जैसे एक तो अगर वो भ्रमण के दौरान ही चीजें पूछती तब तो हो जाता सीखने के लिए आकलन। क्या हो जाता? सीखने के लिए आकलन, क्योंकि वो प्रोसेस के टाइम पूछती। लेकिन आने के बाद पूछ रही है, यानी कि एक काम कंप्लीट हो चुका है, एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, तो अब है सीखने का आकलन। यानी कि वो चीज का यानी ऑफ, यहाँ पर वो चीज ऑफ हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। कंप्लीट होने के बाद में समेटिव ऑफ असेसमेंट इसको बोलते हैं, ठीक। तो जब कोई प्रक्रिया, जो कोई प्रोसेस पूरा हो जाए, तब बच्चों से इवेल्युएट किया जाए कि आपने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या चीजें अच्छी लगी, नाम बताओ वहां जगहों के जो जो आपको पसंद आया। तो तब अगर ऐसा किया जाता है, इस तरह का मूल्यांकन किया जाता है, तो वो क्या होता है? सीखने का आकलन होता है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। हाँ, अगर वो भ्रमण के दौरान ही चीजों को पूछती, जब वो ले गई थी, तब सीखने के लिए आकलन हो जाता। आप इसे नोट कर सकते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाता, ठीक है। बात क्लियर हुई? क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो जो मानव विकास है, यानी कि जो बच्चे ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट उनका होता है, तो वो कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इसमें से नहीं है? तो आप पढ़ते हैं, आप इसके सिद्धांत भी आपको वीडियो में मिल जाएगी, उन्हें जरूर वॉच करें। तो सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता या फिर अनुक्रमिकता। तो इसमें से जो नहीं है, देखो जनरल टू स्पेसिफिक भी होता है, सामान्य से विशिष्ट एक सिद्धांत है, और कॉन्टिन्यूटी का भी सिद्धांत होता है, क्योंकि जो डेवलपमेंट है वो पूरे जिंदगी चलता ही रहता है, विकास होता रहता है। अनुक्रमिकता का भी सिद्धांत है, यानी कि जिसे हम स्पाइरल बोलते हैं, लीनियर वर्सेस स्पाइरल, अनुक्रमिकता का भी सिद्धांत होता है। लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत नहीं होता है, यानी कि रिफ्लेक्टिव का कोई सिद्धांत इसमें नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है चीजें, ठीक है। विकास ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिवर्ती कोई प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं होता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निशक्त यानी कि जो बच्चे डिसेबल्ड है, एक तरह से निशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है में निशक्त बच्चों को शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना। तो जो निशक्त बच्चे होते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं, तो समेकित शिक्षा का जो एक तरह से प्लानिंग है, तो वो किस प्रकार की उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज या फिर अवसर प्रदान करने की होती है? मुक्त विद्यालयों में, ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन विद्यालयों में, या फिर नियमित विद्यालयों में, या फिर विशेष विद्यालयों में? तो ये नियमित विद्यालयों में ही डिसेबल्ड बच्चों को रखा जाता है, और नियमित विद्यालयों के अंतर्गत आते हैं कौन से? समावेशी विद्यालय, ठीक है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत समावेशी विद्यालय हम कहेंगे, जिन्हें नियमित विद्यालय माना जाता है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट समझेंगे 23 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखने के यानी कि लर्निंग के बारे में सही है। तो सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ। सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। तो सीधी सी बात है कि जो सीखना होता है, सीखना देखो, जो सीखना है वो संवेगात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखना मूल रूप से मानसिक प्रक्रिया ही नहीं है, सीखना तो व्यवहारिक, संवेगात्मक सब तरीके से होती है। बच्चों द्वारा दी गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ, ठीक है।
जबकि अगर त्रुटियां होती है तो सीधी सी बात है, ये पता चलता है कि सीखना हुआ है, क्योंकि इंसान कुछ सीखेगा तो कुछ ना कुछ तो गलती करेगा, तो ये भी गलती हो जाएगा। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो, सकारात्मक इन्वायरमेंट होना चाहिए और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक है, तो ये सीखने के बारे में सही हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24 है कि मूल्यांकन यानी कि असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप किसी को इवेल्युएट कर रहे हैं, बच्चों को इवेल्युएट कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उनके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियों का निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो मूल्यांकन करने का उद्देश्य कभी ये नहीं होता है कि हमें जो है अगली कक्षा में उसे भेजना है, ना ही हम उसकी उपलब्धियों को मापना चाहते हैं, ना ही हम उसकी त्रुटियां निकालना चाहते हैं। अगर हमने त्रुटियां निकाली है, कमियां निकाली है, तो हमारा सीधे सा पर्पज होता है मूल्यांकन करने का कि जो कमियां हैं, जो त्रुटियां हैं, उनका हम निदान करें, ठीक है, और उनका हम उपचार करें। ठीक, बात समझ में आ गई? यानी कि एक तरह से उनके हमें जो है एक डायग्नोज करके हमें उसका जो है उपचार भी करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिशन और प्रत्यास्मरण यानी कि रिकॉल दोबारा से याद करवाने में शिक्षार्थी को मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व पाठों को दोहराने का यह एक प्रभावी तरीका है। यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ाता है, जिससे सीखना सुदृढ़ होता है। यह किसी भी कक्षा अनुदेशन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि हम कोई भी नई जो पहले बच्चे सीख चुके हैं उसे एक बार से हम जो है पूछते हैं उनसे, दोबारा से मतलब याद करने की उनसे उनको बोलते हैं कि अच्छा याद करके बताओ बचपन में आप जो है मतलब जैसे आप जो भी खेल खेलते थे वो कौन कौन से खेलते थे। ठीक है, रिकॉल उसको याद करने के लिए बोलते हैं दोबारा से। ठीक है, तो अगर इस तरह की हम एक्टिविटी कर रहे हैं तो हम जो उनको नई जानकारी देने वाले हैं, हम पहले उनसे पूर्व जानकारी लेना चाह रहे हैं, फिर हम जो है उनसे जो है उसमें जोड़कर पढ़ाएंगे, क्योंकि उससे जो सीखना है वो समृद्ध बनेगा। अगर हम उन्हें जो है स्टार और मून के बारे में पढ़ाना चाह रहे हैं तो हम उनसे बोलेंगे कि अच्छा जो है मुझे याद करके बताओ, या फिर जो है पुनरावृत्ति यानी कि दोबारा से आप रिकॉल करो उस चीज को, बताओ कि तुमने अभी तक अपने जीवन में कौन कौन सी चीजें देखी हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन सी चीजें गोल है। ठीक है, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। सृजनात्मक यानी कि जो क्रिएटिव उत्तर है, हम चाहते हैं कि बच्चा कुछ नया सोचकर आंसर दे, कुछ नया उसमें जो है सोच डेवलप हो, तो उसके लिए क्या आवश्यक है? तो मुक्त उत्तर वाले पर्सन, अत्यंत अनुशासित कक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष पर्सन, या फिर विषय वस्तु आधारित जो है पर्सन। तो सीधी सी बात है, हम उन्हें क्या मुक्त उत्तर वाले पर्सन देंगे, जिसमें कि फॉर एग्जांपल हम उनसे अगर क्वेश्चन पूछे कि अच्छा बताओ कि आपके गांव में अगर जो है पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है, या फिर पीने के पानी की कमी है, तो आप अपने गांव में किस प्रकार की व्यवस्था करना चाहेंगे अगर आपको कल को यहाँ का जो है एक तरह से यहाँ को आपको यहाँ की सत्ता आपके हाथ में आ जाए आपके गांव की, तो किस तरीके से आप मैनेजमेंट करेंगे। तो सीधी सी बात है, वो एक तरह से सोचेंगे और नए नए विचारों को लिखने के लिए जरूरी है कि हम उन्हें मुक्त उत्तर वाले पर्सन दें, जिन्हें हम विस्तृत उत्तर पर्सन भी बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि शिक्षार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हम उन्हें एक तरह से एनकरेज कर रहे हैं तो किस चीज के लिए नहीं करना चाहिए? तो अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए, शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को उत्तर याद करने के लिए, कक्षा के अंदर बाहर अधिक से अधिक प्रश्न पूछने, समूह कार्य में दूसरे भी शिक्षार्थियों के साथ सक्रिय रूप से अंतः क्रिया करने। सभी पॉजिटिव है, लेकिन ये ही नेगेटिव है, क्योंकि शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों को याद करना एक तरह से नकारात्मक है। उसके लिए हमें प्रोत्साहित नहीं करना है बच्चों को। अगर प्रोत्साहित करना है
तो पॉजिटिव चीजों के लिए करो ना, सहगामी क्रियाओं में हिस्सा लेने के लिए करो, अधिक से अधिक वो बच्चा क्वेश्चन पूछे, दूसरा जो है बच्चों दूसरे बच्चों के साथ में वो सक्रिय रूप से इंटरेक्शन करे, अंतः क्रिया करे, इन चीजों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करो। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उचित उपकरण नहीं है। तो सीधी सी बात है, हमने क्या कहा था कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक आकलन का मतलब होता है कि जब कोई काम प्रोसेस में हो, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं कि एक जो है शेफ है, वो कढ़ी बनने के दौरान, वो कढ़ी बना रहा है, कढ़ी बनने के दौरान उसको चख रहा है, तो चख रहा है, तो ये किसका जो है एग्जाम्पल है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन। तो सीधी सी बात है, सीखने के लिए आकलन है, क्योंकि वो प्रोसेस में चीजों को जो है चेक करके देख रहा है कि कहीं मेरी कड़ी में कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर रह गई तो मैं उसमें वो चीजें ऐड कर दूं। तो यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रचनात्मक आकलन है, जो सीखने के दौरान किया जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसके लिए उचित उपकरण नहीं है। तो सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल, दत्त कार्य, मौखिक कार्य। तो सीधी सी बात है, सत्र परीक्षा, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सत्र परीक्षा, जो हमारे सत्र में मतलब एक सीजनल वो जो मतलब परीक्षा होती है, जो एक तरह से 6 महीने या फिर 1 साल पूरा होने के बाद में होती है। अगर प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस में प्रश्नोत्तरी, खेल, दत्त कार्य या फिर जो है मौखिक प्रश्न, मतलब बीच बीच में एक्टिविटी जो होने वाली है वो ये है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके होना चाहिए निदान के बाद। जो जब हम चीजों को बच्चों को सिखा रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो भाई मिस्टेक रह जाती है, कुछ ना कुछ तो कमी रह जाती है ना, तो उनके जो है उन्हें होना चाहिए निदान के बाद सभी पाठों को व्यवस्थित रूप में दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास। तो सीधी सी बात है, उन गलतियों को हम दूर कर सकते हैं किसके द्वारा, समुचित उपचारात्मक कार्य के द्वारा, यानी कि उनको जो है जो कमी रह गई है, उनको तो जो डाउट्स रह गए हो उनको दोबारा से पढ़ा जाए, तो सीधी सी बात है समुचित उपचार हो जाएगा, है ना, डाउट क्लास जिसे हम कह सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस पूरे के पूरे मतलब जो सेट है 2011 का क्वेश्चन पेपर है ये। तो भारतीय समाज में बहुभाषिक विशेषता को जाना जाना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है एक तरह से, इसका जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो अपना जो है उत्तर यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। कल नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका उत्तर आपको आंसर इसका शेयर करूंगी। बाकी लोगों को भी अगर ये क्लास आपको उम्दा लगी हो, क्लियर अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो बाकी लोगों को भी शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, कमेंट अपने डाला करो जितना भी आपको डाउट आते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इसी तरीके से बने रहिए, करते रहिए अपनी पढ़ाई अच्छे से, एंजॉय कीजिए, और जो भी डाउट है उस पर काम करना शुरू कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।